अभी ग्लोबल एरिना में फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाया है। तो कई चीजों की उसके बारे में आप बात बाद में कर लीजिएगा। आपने जो सवाल किया कि लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, देखिए ऐसा तो नहीं हिंदुस्तानी लोग बात नहीं करते हैं, तो मुश्किल हिंदुस्तान के लिए वो हो गया है कि हिंदुस्तान में किसी भी बारे में आप बात करते हैं, तुरंत आपको एक टैगिंग कर दिया जाता है कि आप वामपंथी हैं, या आप सरकार के क्रिटिक हैं, या आप देशद्रोही हैं। और ऐसे भी बहुत सारे इंस्टांसेस आए हैं जिसमें कि सीधे सीधे लोगों को कई तरह से लीगली परेशान किया जाता है, उठा लिया जाता है, उनसे बड़ी जबरदस्त उनसे पूछताछ की जाती है, या एक्सट्रीम केसेस में उनको बंद भी कर दिया जाता है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी जो जनता है, हमारी जनता वैसे बहुत जागरूक है और वो इन चीजों पे वाकई बात कर सकती है और करना भी चाहती है, पर उसके लिए जो माहौल हमने बनाया है शायद वो माहौल सही नहीं है। तो माहौल कैसे सही हो, पहले तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि हम किसी के सरकार बनाते हैं। सरकार का मतलब ये नहीं है कि हमारी आवाज को वो दबाए, जनता की आवाज को सुने और जनता की आवाज के हिसाब से काम करे। तो ये होना चाहिए सरकार का काम, कोई भी सरकार हो। मुझे इससे मतलब नहीं कि कौन सी सरकार कब कहाँ है, पर हर सरकार में जो है, और खास करके उसमें एक तबका होता है, चाहे आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी है, या कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप भी होती है, जो वो चाहती ही नहीं है कि आपकी जो असली समस्याएं हैं उस पर बातचीत हो, क्योंकि वो समझते हैं ये जो है उनके क्रिटिसिज्म हो रही है। ये वैसा ही है जैसा कि कई बार होता है ना, मोहल्ले में आप चले जाइए, अगर आपके बच्चे के बारे में कोई ऐसी कोई बात बता रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप कहते हैं ये तो हमारे खिलाफ है। कुछ हमारी सरकार भी इसी तरह की है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि जो मुद्दे हैं उस पर बात हो, क्योंकि मुद्दे में बात करना सरकार के लिए, मुझे लगता है कि आजकल पॉलिटिकल सिनारियो जिस तरह का हो गया है, वो पॉलिटिकल सिनारियो में सीवियर कंपटीशन है, और खास करके सरकार की तरफ से जो चीजें होनी चाहिए वो होती नहीं है। और इसके वजह से जो है सरकार में बैठे लोग सुनना पसंद नहीं करते। पहले एक जमाना था जो सरकार अखबार में एक छोटी सी चीज छप जाती थी, तुरंत उस पर कार्रवाई होती थी, सुनवाई होती थी, और जहां तक कोशिश होती थी कि उस पर कोई सुधार हो। अब ये कहा जाता है कि जो अगर शूट द मैसेंजर, अगर किसी ने ऐसी खबर लगाई है तो खबर देने वाला गड़बड़ है, तो खबर देने वाले को ही पकड़ के बंद कर दो। और ये तमाम हो रहा है, तमाम जिलों में ऐसा हो रहा है। और इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा किसी एक पार्टी के हुकूमत में हो रहा है, हर पार्टी की हुकूमत में लगभग ऐसा ही हो रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल इंटॉलरेंस हो गया है जनता की बात सुनने का। उसकी वजह ये भी है कि जनता जो है बोले तो कैसे बोले और क्यों बोले। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उदाहरण के तौर पर दिल्ली की ही बात की जाए, दिल्ली में अभी जिस तरह की समस्याएं, बहुत तरह की समस्याएं हैं, जैसे पॉल्यूशन की बात की जा रही है, कूड़ा करकट की बात कर ली जा रही है, सीवरेज की अगर हम बात करें, और भी 10 तरह की चीजें बात की जाए। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि जो दिल्ली की कैपेसिटी है उससे ज्यादा जो है बोझ जो है दिल्ली ढो रही है, उस पर कोई बात ही नहीं करता है। तो क्या जो सरकारें हैं उनको इस बारे में, अब हम ये तो कह नहीं सकते कि उन्हें पता नहीं है, इस बारे में अगर गंभीरता से हमको हल निकालना है तो क्या सबसे पहले जो दिल्ली बोझ ढो रही है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, क्या उससे बात नहीं करनी चाहिए? जनसंख्या की ही आपने बात बहुत की जाए सही तो। सवाल उठाया। जी बिल्कुल सही सवाल है। पर इसके साथ अगर हम देखें, दिल्ली की जो लीडरशिप है उनको भी दिल्ली के बारे में समझ नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर जिस तरह के उन लोगों से पूछने पर जिस तरह के जवाब आते हैं, इससे समझ में यही आता है वो इन चीजों को बिल्कुल समझते ही नहीं है। देखिए दिल्ली के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि दिल्ली, न्यू दिल्ली के अलावा और कुछ हद तक जो रिंग रोड तक का जो दिल्ली बना, उसमें कुछ हद तक जो है प्लानिंग प्रॉपरली की गई। उसके अलावा जो दिल्ली है, और उसमें काफी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रही है, अनऑथराइज्ड ग्रोथ रहा है, यानी कि अनप्लान्ड ग्रोथ रहा है। लोग दिल्ली आते चले गए, जहां कहीं जगह मिला बस गए, चाहे सरकारी जमीन हो चाहे कैसी भी जमीन हो। लोगों ने प्लॉट काटी, कैसी काटी ये नहीं काटी ये पता नहीं। छोटे छोटे कॉलोनीज बना दे जहां ड्रेनेज भी आज तक नहीं है। जैसे आप
ईस्ट दिल्ली के ले लीजिए, लक्ष्मी नगर, शकरपुर का एरिया, वहां के जो गलियों और वहां के जो गलियों की सड़कें हो, सड़कें क्या गली नुमा सड़कें हैं वहां, और उसके साथ जो ड्रेनेज है, वो आज करीब 50 साल से ज्यादा हो गए उनको बने हुए, पर वो आज भी नहीं सुधरे, न कभी सुधर सकते हैं, क्योंकि बना ही वो इस तरह से है कि वो सुधारना बहुत मुश्किल काम है। तो पूरी इस दिल्ली का ग्रोथ जो है इस तरह का, एक्सेप्ट कुछ प्लांट कॉलोनीज जो बनी बाद में 70 80s के आसपास, उसके अलावा कहीं भी अगर आप देखें प्लांट ग्रोथ हुआ ही नहीं, प्लांट कॉलोनीज बने ही नहीं। दूसरी चीज, दिल्ली को कुछ इस तरह से बनाया गया कि दिल्ली के आसपास ही नहीं, बड़े दूर दूर से, जैसे पहले तो सिर्फ बिहार हरियाणा के लोग आके आ रहे थे, उसके बाद बिहार से लोग आके बसने लगे। क्यों? क्योंकि रोजगार कहीं नहीं है। रोजगार ना बिहार में है, न हरियाणा में है, न उत्तर प्रदेश में। सारा रोजगार दिल्ली में सिकुड़ कर रह गया, सिमट के रह गया। इसके लिए भी लोग यहाँ भाग कर आ रहे हैं। और दिल्ली में कुछ व्यापारियों ने या व्यापारिक गुटों ने या व्यापारी और राजनीतिक दलों के गुटों ने या अनऑथराइज कॉलोनी और इस तरह की चीजें करके और अनऑथराइज ग्रोथ करके तमाम पैसे उन्होंने कमाए, पर दिल्ली पे जो है बोझ बढ़ता गया, इसका ख्याल किसी ने नहीं किया। पहले प्लानिंग कमीशन इस बारे में स्टडीज करती थी, अब नीति आयोग जो है ये काम करना उन्होंने बंद कर दिया है। इसलिए नीति आयोग से इस तरह के कोई सुझाव नहीं आते। पहले दिल्ली का ग्रोथ होता था तो प्लानिंग कमीशन भी उसमें हिस्सेदार होता था, आज वो नहीं हो रहा है। और साथ में अगर आप देखें, दिल्ली के आसपास आपने 24 जिलों का, कुछ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कुछ एक राजस्थान के जिले जो हैं वो नेशनल कैपिटल रीजन में आ गया। और ये नेशनल कैपिटल रीजन में जो शहरें आई या जिले आए, उनको दिल्ली के लिए उनका एक्सेस बंद करने के लिए दिल्ली की म्यूनिसपैलिटी ने दिल्ली में घुसने के लिए 100 रुपए का टोल लगा दिया। आज से नहीं, आज से करीब 20 साल पहले। और सरकार या मेन सिटी जो भी है वो तब बीजेपी की ही थी। अब सवाल है कि अगर नेशनल कैपिटल रीजन जिस उससे बनाया गया कि दिल्ली अगर बढ़ता है तो ये सारी जो जगह हैं वो बेनिफिटेड भी हो, और दिल्ली का जो ग्रोथ हो रहा है, जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, वो इन जगहों 24 जिलों में फैलता चला जाए। तो दिल्ली का वो पॉपुलेशन चार जगह इसलिए नहीं फैला कि आपने दिल्ली को बिल्कुल एक ऐसा बना दिया कि एक वीआईपी इलाका है, यहाँ आएंगे तो आप बिना पैसा दिए अंदर जा नहीं सकते हैं, चाहे टैक्सी के हो चाहे कुछ हो। टैक्सी में तो आदमी ही जाता है, लोग कहेंगे हमने तो टैक्सी पे लगाए हैं, तो टैक्सी में और कौन जा रहा है, हम ही तो जा रहे हैं ना। तो ये जो करके आपने बैरियर्स पैदा कर दिए। अब लोग, मैं देख रहा हूं, मैं गाजियाबाद में रहता हूं और दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है मेरा घर, मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर है। पर अब लोग, कई लोग जो है हमारे सोसाइटी में हो, हमारे आसपास जो रहते हैं, वो गाजियाबाद छोड़ के मेन दिल्ली में जाके रहना चाहती है। मैंने पूछा क्या वजह है, तो उन्होंने दो खास वजह बताई। एक तो ये कहा कि देखिए, यहाँ मेट्रो के अलावा दिल्ली जाने के लिए हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। अगर हम ओला यूबर या किसी टैक्सी से जाते हैं तो हमें फालतू में 100 रुपए आने जाने दोनों तरफ 200 रुपए फालतू में देने पड़ते हैं। दूसरा जो उन्होंने कहा कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत लचर है, यहाँ सुनवाई नहीं होती है, पुलिस सुनती नहीं है। कम से कम दिल्ली में सुनवाई तो हो जाती हो, आ तो जाते हैं हमारे पास, रक्षा तो कर लेते हैं। तो ये जो पूरे एनसीआर में जो दिल्ली की जो पुलिस की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, वो तो नहीं हुआ। पर हमने बैरियर्स क्रिएट करके दिल्ली में लोगों को जबरदस्ती रखने के इंतजाम और कर लिया। इस वजह से दिल्ली के अंदर का पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, आसपास के लोग जो है वो घुट रहे हैं। बेशक बिल्कुल सही कहा आपने, पर सवाल ये है, जब लोग आके खास करके गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव शुरू में रहने लगे थे तो एनसीआर के नाते रहने लगे कि जैसे दिल्ली में सुविधाएं वैसे हमें यहाँ भी मिलेगी। पर जब दिल्ली ने, और यहाँ के जितने भी लोग हैं इसमें कम से कम 75 से 80% लोग जो हैं वो रोज दिल्ली जाते, काम धाम उनको वहां करना होता है। तो जब उनको लगा कि इस तरह के बैरियर सरकार ने खड़े कर दिए हैं, तो उन्होंने इस एरिया को छोड़ के वहां जाके रखने का ज्यादा ठीक समझा। या जो लोग वहां आए, वो दिल्ली के बाहर जो रहना सकते थे, उन्होंने कहा कि छोड़ो वहीं चल के रहो, फालतू में क्यों जाने जाने का झंझट अलग,
ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपर है नहीं पूरे एनसीआर में, और उसके अलावा इस तरह की जिल्लत और झेलना पड़ेगी। रोज 100 रुपए 200 रुपए रोज दो, और अगर यहां से आप हरियाणा चले जाएं तो आपको 400 रुपए तो सिर्फ टोल टैक्स ही चला जाएगा। तो ये सारी समस्याएं जो है, इसको जनता ने तो नहीं क्रिएट किया, ये मैं कहूंगा सरकार में बैठे हुए कुछ सरमाएदारों ने किया। और इस तरह से जो किया गया, उसकी वजह से उन्होंने ये नहीं सोचा कि दिल्ली को 2 पैसे जरूर मिल जाएंगे, पर दिल्ली को तो वैसे भी सेंट्रल ग्रांट ज्यादा मिलते हैं, बाकी स्टेट्स को नहीं मिलते हैं। आपने जो कहा कि बाकी जगह क्यों इस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसकी वजह यही है कि बाकी जो जिले हैं एनसीआर के, उनको स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मिलना है, सेंटर से नहीं मिल रहा है। तो वो जो पैसे आ रहे हैं वो बहुत कम है इनके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उनको पूरे स्टेट को देखना पड़ता है, पूरे स्टेट में वो पैसा बांटना पड़ता है, 3 एरियाज में बांट जो है कम हो जाता है। और दूसरी चीज, दिल्ली सरकार अगर समझती है, दिल्ली की सरकार नहीं है, अगर आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी को पूरा ले लें 24 जिलों को, तो दिल्ली और नेशनल कैपिटल टेरिटरी मिला के दिल्ली का जो एरिया है वो कुल 5वां हिस्सा ही है, 1/5 है, 20% है सिर्फ। पर वो 20% जो है सारे इन एरियाज पे जिस तरह से हावी है, उसकी वजह से समस्याएं हो रही है। सेंटर को अगर डेवलप करना है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एक तो ये जो म्युनिसिपल टोल लगा है उसको तुरंत हटा देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है उसका, उसकी वजह से हो रही है। दूसरी चीज, बाकी जो 24 जिले हैं, या कम से कम 5-10 खास जो जिले हैं, उनके डेवलपमेंट पर जो है जिस तरह से दिल्ली को पैसा देती है उसी तरह से उनके लिए भी दे, वो नहीं हो रहा है। सवाल है जनता क्या करेगा, जनता के पास रोज की रोजी रोटी, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह की और जो प्रॉब्लम्स है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम। अब देखिए, दिल्ली में पॉल्यूशन है या नहीं है मुझे पता नहीं, लोग वो कहते हैं कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, पर पॉल्यूशन भी एक धंधा हो गया है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। पॉल्यूशन में क्या हो रहा है, आपने कह दिया AQI है, AQI में किस चीज की वो होती है, डस्ट पार्टिकुलेट मेनली। हिंदुस्तान में किसी भी शहर में कहीं भी, दिल्ली में खास करके, डस्ट पार्टिकुलेट वैसे ही हाई है, और आप कह रहे हैं यहाँ के AQI बहुत ज्यादा हो गया। अगर फॉग हो गया, मौसम खराब हो गई तो और बढ़ गया। तो सवाल ये है कि कोई आज की बात है, 1951 और 1971 का अगर आप ले लें, तो सर शाम को अगर निकल जाए या सुबह निकल जाए, सर के एक हाथ ऊपर जो है धुएं के बादल दिखते थे, आज वो तो नहीं दिखता है, यानी कि दिल्ली पहले से कहीं साफ हुई होगी। और ये जो ग्रैब की बात की जा रही है, ये तो ग्रैब जो है ऑटोमोबाइल कंपनीज का धंधा हो गया है। ये ग्रैब वगैरह करके मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमें बिजनेस में रहना ही नहीं है, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए क्यों ग्रैब लगाए हुए हैं। न्यूयॉर्क शहर में भी ऐसे ही ट्रैफिक है, वहां भी रोज ऐसे जाम लगते हैं, पर वहां तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस तरह से ट्रैफिक को रोकना है या कार्स को सेग्रीगेट करना है, कि सिर्फ यूरो 6 कार दिल्ली में जाएगी। ये तो ना न्यूयॉर्क में किया ना वाशिंगटन में किया। जो भी गाड़ी फिट है, अगर और वो जो गाड़ी फिट है वो कहीं भी जाती है आती है। यहाँ के लिए आपने क्यों किया ऐसा, इसलिए किया गया, देखिए मैं इसका छोटा सा एक जवाब भी आपको साथ में दे देता हूँ। इसलिए किया गया कि ऑटोमोबाइल कंपनी ने करवाया है। ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो जानबूझ के ये क्यूआई का फायदा ले रही है, और वो इस तरह के जो नियम है, यूरो 6 और यूरो 1 किसी भी गाड़ी में ले लीजिए, चाहे 10 साल पुरानी हो चाहे 15 साल पुरानी हो, किसी में भी 1% से ज्यादा का एमिशन नहीं होता। पर आप उसको नहीं मानेंगे, आपको गाड़ियां बेचनी है, और सरकार के जरिए, सरकार की दलाली करवा के उसको गाड़ियां बेचनी है आपको, इसलिए गाड़ियां आप बंद करवा देंगे। रास्ते में जाते हुए अभी कितनी गाड़ियों को आपने कहते हैं यूरो 3 की गाड़ी भी नहीं चलेगी, यूरो 4 की गाड़ी नहीं चलेगी, क्यों? जब आपने 15 साल के लिए दिया है। और नॉर्मली कोई भी गाड़ी वर्ल्ड ओवर, जर्मनी हो, यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, जो भी विकसित देश है, तो 40 साल चलती है। यूके में तो 40 साल बाद कोई उसका टैक्स भी नहीं लिया जाता है। तो आपके हिंदुस्तान क्या इतना अमीर हो गया है कि नई गाड़ियां जिसकी मोस्टली EMI पे पूरा नहीं हुआ है या अभी अभी खत्म हुआ होगा, उन गाड़ियों का आप उठा के ले जाएंगे, क्योंकि आपको नई गाड़ियां जनता पे जबरदस्ती लादनी है। जनता को क्रिमिनल बना रहे क्योंकि वो गाड़ी है उनके पास। अरे गाड़ी है, उनको जाने दीजिए। कोई गाड़ी लोग क्यों रख रहे हैं एनसीआर रीजन में या इस सारे रीजन में? इसलिए रख रहे हैं कि सिर्फ मेट्रो जो एक लीनियर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेट्रो तक जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, और मेट्रो से उतरने के बाद भी ट्रांसपोर्ट चाहिए।
उसके अलावा दिल्ली में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। डीटीसी एक जमाने में बहुत अच्छी होती थी, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद भी कनेक्ट करती थी, दिल्ली को तो करती ही थी, रात भर दिल्ली डीटीसी की बसें चलती थी। आज डीटीसी के पास जो है गाड़ियां नहीं है। बैटरी कार्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यूपी ने बैटरी कार खरीदी, 500 गाड़ियां खरीदी, 100 गाड़ियां मुश्किल से चल रही है क्योंकि चार्जिंग सिस्टम नहीं है हर जगह पे। तो आप प्रॉब्लम्स पे नहीं जाएंगे, आप जनता को कैसे परेशान करना है उस पर जा रहे हैं। और ये सरकारें, सारी सरकारें इस मिलजुल कर ये कर रही हैं। तो दिल्ली को अगर करना है, सबसे बड़े प्लानिंग करनी है और दिल्ली को ट्रांसपोर्ट हर तरह के अलाउ कर देना है। ये फालतू की बातें कर जाए कि ये इससे ये हो गया, ग्रैप ग्रैप तो मैं समझता हूं सबसे बड़ा घोटाला है। ये घोटाला है बहुत बड़ा, और एनसीआर को तबाह करने का घोटाला है। जिस तरह से किए जा रहे हैं, एक दिन में 4-4 हजार गाड़ियां को वापस भेज रहे हैं आप, कि आप दिल्ली में नहीं जा सकते हैं, कि यूरो 6 की गाड़ी नहीं है आपकी, या दिल्ली में भी आप यूरो 6 की गाड़ी है तो नहीं चला सकते। उसके अलावा ये कौन से मैं समझ में नहीं आता, ज्ञानी क्या काम है, क्या बुद्धिमानी क्या काम है। ये दिल्ली बिल्कुल, को आप तबाह काफी करने का। गंभीर मुद्दा इसके उठा साथ मैं रहे आपके हैं। अगले सवाल पे आऊंगा जी। आप काफी गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर अभी अगर की जाए, जैसे कि आपने बताया कि ये भी एक इनका अलग तरह का खेल चल रहा है ये गाड़ियों का, ये तो एक है ही समस्या। इसके अलावा जो है, अगर हम दिल्ली की बात करें, जैसे कि जनसंख्या के बारे में भी बात करें, दिल्ली की कैपेसिटी के बारे में बात करें, क्योंकि जो जानकार है उनका ये भी मानना है कि ये केवल इस देश की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं और देश भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। जैसे कनाडा की बात की जाए तो वहां पर भी यही हालात है। गवर्नमेंट को ऐसे क्या करना चाहिए, या फिर जिससे कि लोगों को फौरी तौर पे पता तो चले कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। फायदा होने में या उसको ठीक होने में तो टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा करती हुई भी सरकार दिख नहीं रही है। देखिए, आपने जो कनाडा का जिक्र किया, वो जो फाइनेंशियल टाइम्स का जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें जो जिक्र किया कनाडा का, उसमें उसका कहना है कि हिंदुस्तान चूंकि अपने पॉपुलेशन की जो डिविडेंड है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। जो अमर्त्य सेन ने कहा था कि पॉपुलेशन एक डिविडेंड है, पॉपुलेशन डेफिसिट नहीं है, तो हम वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसके वजह से ये हो रहा है कि चूंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को व्यापार करने को नहीं मिल रहा है, और दिल्ली में जिस तरह के और यूपी वगैरह में पॉल्यूशन के नाम पर लोगों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा रहा। दिल्ली, आप हिंडन का नदी देख लीजिए, ये यमुना की नदी, इसमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कितना है ये कोई नहीं बताता है। इसमें 90% इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, उसमें कोई कार का पॉल्यूशन नहीं जाता है। कार का पॉल्यूशन दिल्ली हो चाहे किसी भी जगह हो, मैक्सिमम दिल्ली में भी अलग अलग जगह पे हो तो 10 से 12%, 13% ही है। पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन 52% है। दिल्ली का हिंडन रिवर जो है, आप देखिए उसमें कैसे सारे पॉल्यूटेंट्स डाले जाते हैं, सारे शुगर मिल और सारे मिलों से। कोई रोकता है उसको? नहीं रोकता है। यमुना का पानी खराब हो चुका है, किस कौन जिम्मेवार है? सिर्फ दिल्ली जिम्मेवार है। दिल्ली में जब तक आता नहीं है यमुना का पानी, तब तक यमुना का पानी साफ रहता है, और दिल्ली में आते ही वो खराब होता है। किसने खराब किया? और कनाडा में जो है वहां जो परेशानी हो रही है, वो हिंदुस्तानी वहां जो जा रहे हैं, वहां जाके जो जो पॉपुलेशन वहां का बढ़ रहा है, मतलब हमारा पॉपुलेशन का तो हमारा प्रॉब्लम है ही, पर हम जो पॉपुलेशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से, उसकी वजह से कनाडा को शिकायत है कि हमारे जो व्यवस्था है वो चौपट हो गई। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में इतना पॉपुलेशन क्यों आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। लोग सारे जब सारे हिंदुस्तान में नौकरियां नहीं होगी और दिल्ली के आसपास इंडस्ट्री होगा, सरकारी दफ्तरें होंगे और सारी चीजें होंगी, तो नौकरियां के लिए तो लोग इधर आएंगे। और दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूं आपको, दिल्ली में, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है, जिसे पालम एयरपोर्ट हम कहते हैं, वो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और उससे 20 किलोमीटर दूर बाई क्रॉस फ्लाइट, मैक्सिमम 20 किलोमीटर दूर, आपने जेवर बुलंदशहर में यानी नोएडा के बगल में एक और एयरपोर्ट बनाने की शुरुआत कर दी। और उसके वजह से जो है, जो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं आज नोएडा में, नोएडा की पॉल्यूशन की पहले इतनी बात नहीं हो रही थी। वो इसलिए हो रहा है कि उस एरिया से, इस दिल्ली से लेके अलीगढ़ मथुरा तक करीब 300 किलोमीटर के एरिया जो है, उसमें सारे में ऐसी जबरदस्त एक्टिविटी शुरू हो गई, पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स शुरू हो गया, गांव का गांव तबाह हो रहा है, खेत तबाह हो रहे हैं, और जिस तरह का डस्ट पार्टिकुलेट इन सारे एरिया में फैला है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा। सवाल यह है कि दिल्ली के पास, क्योंकि दिल्ली के कुछ बिल्डर्स, दिल्ली के कुछ कंस्ट्रक्टर्स और दिल्ली के
जो अलग अलग डिफरेंट तरह के जमीन जिनके पास है, या और जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनके लिए आपने जेवर में बना एयरपोर्ट बना दिया। कुछ पॉलिटिकल लोगों का कहना है कि पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल लीडर है महिला, वो इस एरिया से बिलोंग करती है, उनको खुश करने के लिए ये बनाया गया। तो जब इस तरह से ये सोची जाएगी, कोई प्लानिंग से नहीं किया जाएगा, तो दिल्ली तो ध्वस्त हो गई, और दिल्ली के ध्वस्त होने के साथ साथ हिंदुस्तान ध्वस्त हो रहा है। ये हम नहीं सोच रहे। जेवर में नहीं बना के वो एयरपोर्ट आगरा में बना सकते थे। आगरा को जरूरत भी है, उधर लोग जा रहे हैं, ज्यादा जाएंगे, और उससे दिल्ली यूपी का जो हिंटरलैंड है और उसके साथ जुड़े हुए राजस्थान के जो एरिया है वो डेवलप होते। पर यहाँ तो आप ओवर डेवलप करके आप सारी चीजों को तहस नहस कर रहे हैं। ये हम सोचते नहीं है, हम सोचने देते हैं। और सरकार में कोई अगर कहता है सरकार के खिलाफ ये बात, कहता है ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, ये हमारी बरकत देखना नहीं चाहता है, हमारी पार्टी के खिलाफ है, लेके इसको बंद कर दो, परेशान कर दो, उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्ज कर दो। जैसे कि यार हर जो दिल्ली से एनसीआर के रीजन से जो लोग गाड़ियां लेके जाते हैं उनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो हमारी प्लानिंग, आप जो कह रहे हैं सरकार सुनती नहीं, नहीं सरकार सब सुनती है, जानती है, पर उनको सिर्फ पैसा कमाना है। सरकार में बैठे लोगों को जनता के हित की बात वो नहीं कर रहे हैं। जनता के हित उनको दिखता है पर वो करना नहीं चाहते हैं। इसलिए दिल्ली में एक खास मंत्री के घर से 400 किलोमीटर दूर, किलोमीटर सॉरी, 400 मीटर दूर जो उन्हीं के पार्टी के वोटर है, उनके दुकानें वगैरह सब तोड़ देते हैं। तो जनता की फिक्र किसी को नहीं है, प्लानिंग कोई करना नहीं है। और करना भी ऐसे है कि सारे, जैसा कि अभी बुलंदशहर वगैरह में जो जहां जेवर बन रहा है, वहां पानी का संकट अलग शुरू हो गया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ गई है, धूल धुआं सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। और साथ के साथ पूरे दिल्ली में जो है इस एक्टिविटीज की वजह से पॉपुलेशन बढ़ता चला जा। आप पॉपुलेशन रोकने की बात करें, तो पॉपुलेशन लाने की व्यवस्था हो रही है। कोई प्लानिंग से हम काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यह है, हमने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया, जो सोच समझ कर बहुत सारी चीजों को, इट वॉज थिंक टैंक, हमने उस थिंक टैंक को समाप्त कर दिया। फाइनेंशियल प्लानिंग करती थी वो हमने खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें जब हम करेंगे, और आज जो बहुत सारी चीजें सरकार अनाउंस करती है, वो सरकार के अनाउंसमेंट का काम नहीं था, वो प्लानिंग कमीशन पहले बताती थी कि ये चीजें होने जा रही है। तो हम जब सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते चले जाएंगे और हम एक मानेंगे, और हम परेशान होंगे कि फाइनेंशियल टाइम्स हमारे बारे में बातें करती है कि हिंदुस्तान अपने को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो हम परेशान होंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग बहुत सेंसिटिव है। देखिए, ये आज की नई बात नहीं है। जब मदर इंडिया लिखा गया था कैथरीन मेयो ने, आज से करीब 100 साल पहले, तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कैथरीन मेयो जो है वो ट्रेन इंस्पेक्टर है। तो कह तो सकते हैं, पर हम अपने को सुधारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सुधरी हुई चीजों को हम कैसे बिगाड़े ये सोचते। आज अगर आप देख लें, दिल्ली का न्यू दिल्ली एरिया जो है, आज भी बिना रेड लाइट के भी उस एरिया में अगर आप चले जाए, तो आज भी वहां ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम ऐसे ही, जैसे न्यू दिल्ली अंग्रेजों ने बनाई थी ना, तो हमारे स्वदेशी लोग क्यों नहीं बना पाए उस तरह की चीजें कि दिल्ली में कहीं इस तरह का कंजेशन ना हो, पॉल्यूशन ना हो, लोग खुशहाली से रहे। अंग्रेज सोच सकते थे। आज पहाड़ों में चले जाइए, नैनीताल, मसूरी, शिमला, जहां जहां अंग्रेजों ने जो जो सड़कें बनाई वो आज तक नहीं टूटी है। वो जो हमने जो बनाई, हमारी सरकार ने जो बनाई है 2 साल पहले, वो सारी टूट के चली गई। बिहार में 21 पुल एक साल में टूट के चले गए, 1-2 महीने के अंदर। तो हमारी प्लानिंग की गड़बड़ी है, हमारी पूरी राष्ट्रीय सोच की गड़बड़ी है। और इस पर अगर हम जनता को कहें कि जनता क्यों नहीं कहती, जनता खुद त्रस्त है, परेशान है, वो क्या क्या कहती रही। जी।